बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 9 को। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मकसद है फूड की डाइजेशन करना। फूड की डाइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आमतौर पर जो हम खाना खा रहे होते हैं उसमें ज़्यादातर लार्जर मालिक्यूल होते हैं, जैसे प्रोटीन्स होती हैं जो बड़े मालिक्यूल्स हैं, या आप कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, बड़े मालिक्यूल हैं। तो फूड का बहुत बड़ा हिस्सा आप कह सकते हैं बड़े बड़े मालिक्यूल्स की शक्ल में मौजूद होती है। ये नहीं कि हर चीज़ बड़े बड़े मालिक्यूल के, जैसे हम पानी पीते हैं वो एज इट इज़ हमारी बॉडी में इस्तेमाल होता है, हम वाइटामिन इस्तेमाल करते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ हमारी बॉडी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मिनरल्स हम सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, ये एज इट इज़ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो हम सिर्फ उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो बड़े मालिक्यूल की शक्ल में हमारी बॉडी में जा रही हैं, जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो बड़े मालिक्यूल का नुकसान ये है कि ये बड़े मालिक्यूल सेल से नहीं गुजर सकते, सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। तो इस वजह से इन बड़े मालिक्यूल को तोड़ के इस शक्ल में लेके आना कि उनकी चीज़ें आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चली जाएं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन है क्या? द प्रोसेस बाय विच, ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से बॉडी ब्रेक डाउन फूड के पार्टिकल को तोड़ेगी इनटू स्मॉलर। वो पार्टिकल छोटे होंगे, कितने छोटे होंगे? एब्जॉर्बेबल, कि वो सेल में एब्जॉर्ब हो सके, सेल के मेम्ब्रेन से गुजर के सेल में जा सकें, या डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स जो डिफ्यूज़ हो सकें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इम्पॉर्टेंस क्या है? तो ओवरऑल जब फूड के ये वाले पार्टिकल सेल में जाएंगे तो सेल फिर उनसे क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा जो सेल के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, और फिर उससे वो रॉ मटेरियल बनाएगा जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए चाहिए, या खुदा न खास्ता लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई चीज़ ख़राब होगी उसको रिपेयर करने के लिए चाहिए, या बॉडी के फंक्शन को, तो अगर ये दोनों चीज़ें ना हो, ग्रोथ और रिपेयर, तो बॉडी के फंक्शन को चलाने के लिए तो हर वक्त चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आमतौर पे फूड के ज़रिए से हमारी बॉडी में जा रही होती हैं। क्लियर? इसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, इसको चीज़ें चाहिए, कुछ केमिकल्स चाहिए, कुछ आप कह सकते हैं ऐसी चीज़ें चाहिए जो वो डिफेंस के तौर पे पैथोजेंस के अगेंस्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस के अगेंस्ट इस्तेमाल करे। और वो जो चीज़ें हैं जो इसकी इम्यून सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, वो फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो फूड के थ्रू बॉडी में जा रहे हैं, उनके ज़रिए से इम्यून सिस्टम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें बनाते हैं और फिर वो डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो इसका मतलब है कि वो ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाएगा। एक सेहतमंद इंसान वही होता है जिसका मुदाफ़ियाती निज़ाम, इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होता है। अच्छा, सिर्फ डाइजेशन का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि डाइजेशन का अच्छे अंदाज में होना ज़रूरी है। जैसे अगर कोई डाइजेशन अच्छे अंदाज में ना हो तो मतलब क्या, या तो इनकम्प्लीट डाइजेशन है या इम्परफेक्ट डाइजेशन है, कि वो डाइजेशन या तो बदहज़मी हो गई है, सही तरह चीज़ हज़म नहीं हुई, या मुकम्मल हज़म नहीं हुई। लेकिन अगर सही तरह हज़म हो जाए तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आने के चांस होते हैं कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी, और वो जो कमी है मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती है, वो नहीं आएगी। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है जिसमें बॉडी की मुख्तलिफ चीज़ें केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से बनाई जा रही होती हैं, उसको बेहतरी आ जाएगी, एनर्जी का लेवल मेनटेन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर लाइफ को अच्छे अंदाज में चलाना है तो ये एफिशिएंट डाइजेशन इज़ अ वाइटल का मतलब बहुत ही अहम है टू सस्टेन लाइफ को बरकरार रखने के लिए। क्लियर? तो इस वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस फंक्शन को इस अंदाज में परफॉर्म करे, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन को इस अंदाज में परफॉर्म करे कि वो एफिशिएंट हो। तो अब इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। तो टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव। यहाँ हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने लगे। इस सिस्टम में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। जब भी वर्ड आएगा एनाटॉमी तो हम बात करते हैं किसी चीज़ के स्ट्रक्चर्स की, फिजियोलॉजी कहते हैं किसी चीज़ के फंक्शन की। यानी इस चैप्टर में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ेंगे, उसमें क्या कुछ है, और फंक्शन को भी पढ़ेंगे कि वो स्ट्रक्चर किस तरह काम कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, हम ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो बड़े कंपोनेंट हैं। एक तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, ये इसके लिए हम बाद ऑफ गट का वर्ड भी इस्तेमाल कर देते हैं, या इसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं GIT। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और मुंह से शुरू होती है और एनस पे जाके ख़त्म होती है। एनस इज़ द लास्ट पार्ट, या वो होल
जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म होगा और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा, वो एनस कहलाता है। तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है, और कोई भी ट्यूब होती है उसके दो सुराख होते हैं, एक से चीज़ इंटर हो रही होती है, दूसरे से चीज़, तो इंटर होने वाली माउथ और जिससे चीज़ निकलेगी वो एनस कहलाएगी। अच्छा, इसके अपोजिट कुछ और भी डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं जो मुख्तलिफ एनिमल, ह्यूमंस में नहीं है, ह्यूमन में ट्यूब लाइक है। जैसे हमारे पास एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कुछ एनिमल में होता है, उसमें एक ही ओपनिंग होती है, इससे से चीज़ इंजेस्ट हो रही होती है, इससे से चीज़ बाहर जा रही होती है, इसको कहा जाता है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है? सैक। तो एनिमल में डाइजेस्टिव सिस्टम की ये दो टाइप्स हैं, सैक लाइक सिंगल ओपनिंग जो दोनों काम करिए, इंजेक्शन खुराक को ले जाने का और वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं। लेकिन हायर एनिमल में ज़्यादातर क्या होता है? ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ओपनिंग है एंट्रेंस ऑफ फूड के लिए और दूसरी ओपनिंग है एक्सक्रीशन या इजेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल। अच्छा, माउथ से लेके एनस ये एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ट्यूब उस तरह नहीं है जैसे एक पाइप है। आगे इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स हैं। जैसे हम माउथ की बात करें, उसके बाद हम पढ़ेंगे फेरिंग्स जिसको हलक कहा जाता है, फिर खुराक की नाली जिसको एस्फेगस कहा जाता है, फिर स्टोमिक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगी और एंड पे एनस आ जाएगी। तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिसको डिटेल में स्टडी किया जाएगा। तो इसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहा भी इसी वजह से गया है कि इसमें इंटेस्टाइन वाले पोर्शन है और गैस्ट्रो इसमें स्टोमिक वाला पोर्शन है। तो ऐसा ट्रैक जिसमें स्टोमिक भी आता हो, इंटेस्टाइन्स भी आती हों, तो ट्रैक कहते हैं किसी रास्ते को। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायरेक्ट हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, उनको कहता है असेसरी। अच्छा, असेसरी का वर्ड जब भी आएगा तो इससे मुराद हेल्पर होते हैं, कि मेन काम करने वाला नहीं होता, जो मेन काम करने वाले की हेल्प करेगी। जैसे लिवर, वो बजाते खुद एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, लेकिन उसका कुछ रोल डाइजेशन में भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पेंक्रियास, वो एक सेपरेट ऑर्गन है, लेकिन उसका कुछ रोल डाइजेस्टिव सिस्टम से भी रिलेटेड है। इसी तरह गॉल ब्लेडर, इसी तरह सिल्वरी ग्लैंड, ये सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायरेक्ट पार्ट तो नहीं है, लेकिन उनके फंक्शन ऐसे हैं, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसकी वजह से डाइजेशन में हेल्प हो रही है। तो वो डिटेल से आगे डिस्कस किया जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट, ओरल कैविटी या माउथ कैविटी। ओरल कैविटी या माउथ कैविटी। तो ओपनिंग ऑफ माउथ, ये वाला हिस्सा, इसके बाद जो पहली कैविटी फ़ौरन ही आ जाती है वो ओरल कैविटी कहलाती है। और ये ऐसी कैविटी है जो चार चीज़ों के इर्द गिर्द है। इट इज़ कैविटी, ये ऐसी कैविटी है जो चार चीज़ों में घिरी हुई है, सराउंडेड बाई, जिसको घेर रखा है चार चीज़ों ने, बाई टीथ, दांतों के अंदर ये मौजूद है। इसी तरह चीक्स, गाल हैं इसके इर्द गिर्द, इसी तरह टंग, ज़ुबान है, और तीसरा पैलेट तालू को कहा जाता है। तो ये इन चार चीज़ों में घिरी हुई अंदर की खाली जगह को ओरल कैविटी कहा जाता है। और इस ओरल कैविटी की जो ओपनिंग है उसके जो बॉडी गार्ड हैं वो लिप्स हैं। अच्छा, लिप्स, ठीक है, होंठ, एक तो ये हाई वेस्कुलराइजेशन रखते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, वेस्कुलराइजेशन ब्लड वेसल को कहा जाता है। दूसरा, ये स्केलेटल मसल्स हैं। मसल आपको पता है हमारी बॉडी में मूवमेंट करवाते हैं, लेकिन मसल्स की वो टाइप्स स्मूथ, कार्डियक, स्केलेटल, ये तीन टाइप्स हैं। स्मूथ और कार्डियक ये इनवॉलेंट्री हैं, लेकिन अगर आप देखें हम जो होंठ हैं वो जो हिलाते हैं वो अपनी मर्ज़ी से हिला रहे होते हैं। क्लियर? तो इस वजह से ये स्केलेटल मसल की टाइप है, ये वॉलेंट्री कंट्रोल रखते हैं। ये क्या, कौन सा कंट्रोल रखते हैं? वॉलेंट्री कंट्रोल है, यानी इंसान इन होंठों को अपनी मर्ज़ी से मूव करवा सकते हैं। और इसमें सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स की एंडिंग है जो मैसेज को ब्रेन तक लेकर जा रही हैं। फंक्शन क्या है? दो मेन फंक्शन, वैसे तो इसके काफ़ी सारे फंक्शन हैं, लेकिन दो मेन फंक्शन ये है कि जब खुराक को चबाया जा रहा होता है तो ये खुराक को ओरल कैविटी के अंदर ही रखेगी, यानी ये नहीं कि हमने जो नवाला डाला है वो बाहर आ जाएगा। तो वो जो मुंह के अंदर ही रहता है वो इन होंठों के बंद होने की वजह से है। ठीक है। इसी तरह मॉडिफिकेशन ऑफ साउंड, कि जो हमारी आवाज़ होती है उसको अल्फाज की शक्ल में उसको मुख्तलिफ़ तरह से अदा करने में ये हेल्प करते हैं। आवाज़ पैदा करना होंठों का काम नहीं है, आवाज़ पैदा करना हमारे लेरिंग्स का काम है। हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारी हवा की नाली, उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा लेरिंग्स कहलाता है। उस लेरिंग्स के अंदर हवा को पैदा करने का एक आला लगा होता है जो वोकल कॉर्ड कहलाती है, हम आगे पढ़ेंगे भी सही। तो वोकल कॉर्ड का काम है आवाज़ पैदा करना, लेकिन उस आवाज़ को इस अंदाज में लेकर आना कि जिससे अल्फाज बन सकें, जिससे सुर बन सके, तो ये लिप्स का काम है, मॉडिफिकेशन ऑफ साउंड का काम है। तो फोनेशन कहते हैं बोलने चालने को, बोलना, बातचीत करना, अल्फाज। तो बहरहाल
ओरल कैविटी में ये जो लिप्स होते हैं ये अल्फाज के बनाने में भी बड़ी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हम बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, फंक्शन, आज हम इनका एक ही फंक्शन डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी के। वैसे तो दो मेजर फंक्शन है, एक डाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन अभी सिलेक्शन ऑफ फूड। तो सिलेक्शन ऑफ फूड का मतलब क्या है? कौन सा नवाला का हिस्सा अंदर जाएगा, कौन सा अंदर नहीं जाएगा, ये सिलेक्शन है। ठीक है, ओरल कैविटी में तो हो सकता है फूड का वो हिस्सा भी चला जाए जो अंदर ना जाना हो। मिसाल के तौर पहले तो अब बात रखेंगे, जब भी हम सिलेक्शन ऑफ फूड की बात करेंगे तो इसमें टंग का बहुत रोल है। मस्कुलर, एक तो ज़ुबान मूव कर रही है और इसी की वजह से खुराक खाना इधर उधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये सारा टंग की वजह से। दूसरा, इसके ऊपर टेस्ट बड होते हैं जिसकी वजह से एक जायका बनता है, और आपको पता है कि अगर खुराक बहुत ही ज़्यादा बद जायका हो तो उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर है जो खुराक को आप कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ फूड में मदद करेगा तो वो टेस्ट है। क्लियर? तो वो ज़ुबान कर रही होती है। अच्छा, फूड इंटर इनटू ओरल कैविटी, जब खाना ओरल कैविटी में इसको टेस्ट किया जाए, इसको फेल्ट किया जाता है। फेल्ट का क्या मतलब है? कि उसको महसूस किया जाएगा कि उसमें कोई हार्ड पार्टिकल ना हो, उसमें रेत के ज़रात ना हो। जैसे मैंने कहा ना कि लुकमे का ओरल कैविटी में जाना, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो हलक में भी जाएगा, नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आपने एक गोश्त खाया तो गोश्त में हड्डियाँ भी होती हैं, गोश्त में आप कह सकते हैं गोश्त भी होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि हड्डी को बाहर निकाल दिया जाता है, गोश्त अंदर चला जाता है। तो इसका मतलब है कि आप बोटी जो है वो तो अंदर गई है, लेकिन उस बोटी में हड्डी वाला पोर्शन निकल आया और गोश्त वाला पोर्शन अंदर चला गया। क्लियर? तो ये है फेल्ट करना, महसूस करना कि जो हार्ड पार्टिकल्स होंगे उनको बाहर भेज दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अक्सर दाल वगैरह में कंकर आ जाते हैं तो फ़ौरन ही हम उस कंकर को बाहर निकाल देते हैं। तो ओरल कैविटी में जाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो नीचे उतरेगा। सिलेक्शन ऑफ फूड में मतलब क्या कि ओरल कैविटी से कौन सा कंपोनेंट फूड का फीलिंग्स हलक में जाएगा। तो टेस्ट किया जाता है, उसको फेल्ट किया जाता है। अगर टेस्ट और उसकी स्मेल गंदी हो या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद हो, जैसे बोन या डर्ट वगैरह, तो फिर इसको रिजेक्ट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद तो सिलेक्शन ऑफ फूड में ओरल कैविटी की जो टंग है या उसके जो सेंसरी ऑर्गन है साइडों पे, उसका एक बहुत बड़ा रोल है सिलेक्शन। लेकिन दो ऑर्गन ऐसे भी हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम से डायरेक्ट लेना देना नहीं है, जैसे हमारी नोज़, हमारी आंखें, लेकिन वो सिलेक्शन ऑफ फूड में बड़ी हेल्प कर रहे थे। आपके सामने खाना आया तो उसकी बदबू बड़ी गंदी है, ठीक है, वो बदबूदार है, तो जाहिर बात है जो ही बदबूदार आएगा आप उसको खाएंगे नहीं। तो इसका मतलब है अब सिलेक्शन ऑफ फूड में किसने हेल्प की? नोज़ ने। इसी तरह आप खाना है उसके अंदर कोई गंद वगैरह पड़ा हुआ, आप उसको भी नहीं खाएंगे। तो इस दफ़ा सिलेक्शन ऑफ फूड में किसने मदद की? साइट देखने ने। तो ये जो दो ऑर्गन्स हैं ये ओरल कैविटी की हेल्प कर रहे होते हैं सिलेक्शन ऑफ फूड में, लेकिन इनका डाइजेस्टिव सिस्टम से डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये सिर्फ असिस्ट कर रहे होते हैं। क्लियर? तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह ओरल कैविटी का जो लेक्चर है इसको अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।